तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 10 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा चतुर्थी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है दूध के दाम बढ़ने को लेकर। दोस्तों आपको बता दें इस महीने अप्रैल की शुरुआत में अमूल दूध के दाम गुजरात में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। वहीं इसके पहले देश के अन्य राज्यों में भी अमूल दूध के दाम फरवरी के महीने में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। लेकिन जब अभी हाल ही में अप्रैल महीने की शुरुआत में गुजरात में दूध के दाम बढ़ाए गए तो कई लोगों को ये चिंता सताने लगी है कि क्या दूध के दाम एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमूल दूध की कीमतें बढ़ने की आशंका के बीच कंपनी की ओर से बयान आया है। अमूल कंपनी की ओर से कहा गया है कि दूध के दाम बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यानी कि दोस्तों फिलहाल तो दूध के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आने वाले दिनों का पता नहीं। दोस्तों बात यह है कि बीते फरवरी के महीने में देश भर के कई राज्यों में जब अमूल कंपनी ने अपने दूध के दाम पर प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी तो उस समय गुजरात में दाम नहीं बढ़ाए थे। तो वही बची हुई कसर अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में पूरी की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ताइवान और चीन के युद्ध को लेकर। जानकारी के मुताबिक ताइवान के राष्ट्रपति की अमेरिका विजिट से नाराज चीन ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने दूसरे दिन की मिलिट्री ड्रिल के दौरान ताइवान को 71 फाइटर जेट्स और 45 वॉर प्लेन से घेर लिया। वहीं चीन की ओर से इस पूरे ऑपरेशन को जॉइंट स्वॉर्ड का नाम दिया गया। बताया गया है ये ऑपरेशन आने वाले सोमवार तक जारी रहेगा। इस बारे में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चीनी एयरफोर्स के कई विमानों ने सुबह से उनके देशों के आसपास कई उड़ानें भरी। वहीं इसी बीच अमेरिका ने चीन के युद्ध अभ्यास के दौरान ताइवान को शांत रहने की सलाह दी है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि चीन ताइवान देश पे हमला कर दे। ताइवान पे हमला करने के लिए पूरा प्लान बनाया और इसका अभ्यास भी किया कि कैसे ताइवान पे हमला किया जाएगा, कितने प्लेन हमला करेंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, चाइना एक जमाने से ये कहता आ रहा है कि ताइवान उसके देश का हिस्सा है और जैसा कि शायद आप जानते होंगे चीन और अमेरिका में बनती नहीं है, लेकिन जो ताइवान है वो अमेरिका का दोस्त है। यही बात चीन को बर्दाश्त नहीं होती है। अभी हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति अमेरिका के विजिट पे गए हुए थे। इसी से नाराज होकर चीन ने जंग करने के लिए इसका अभ्यास शुरू कर दिया है। दोस्तों अगर आने वाले दिनों में चीन और ताइवान के बीच सच में युद्ध शुरू हो जाता है तो ये केवल 2 देशों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया भर के देशों में ताइवान कंपनी चिप के लिए बेहद ही मशहूर है। दोस्तों हम यहाँ पे उसी चिप की बात कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपके फोन से लेकर लैपटॉप तक में, यहाँ तक के कार वगैरह में भी होता है और आपके एटीएम कार्ड में भी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वन प्लस के एक नए ऑफर को लेकर। जानकारी के मुताबिक वन प्लस की तरफ से एक शानदार ऑफर निकाला गया है जिसकी मदद से यूजर्स बिल्कुल फ्री में वन प्लस नोट बड्स 2 को खरीद पाएंगे। दरअसल वन प्लस की ओर से एक शानदार ऑफर निकाला गया है जिसमें वन प्लस नोट C3 लाइट स्मार्टफोन खरीदने वालों को बिल्कुल फ्री में 2299 रुपए वाला वन प्लस नोट बड्स 2 फ्री दिया जाएगा। फोन की बिक्री आने वाले 12 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। बाकी आप ज्यादा जानकारी वन प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार वालों के लिए और बिहार में भी खास करके मुजफ्फरपुर जाने वालों के लिए। बिहार के मुजफ्फरपुर वालों को कहा गया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद भी अगर अब तक आप जुर्माने से बचते रहे हैं तो अब सतर्क हो जाइए। बात यह है कि आज सोमवार से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कैमरे द्वारा निगरानी की जाएगी। दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरह बताया गया मुजफ्फरपुर शहर के कमल बाग चौक समेत कई जगहों पर सिग्नल का काम शुरू हो गया है। इन जगहों से जो भी वाहन गुजरेंगे तो उनकी कैमरे द्वारा निगरानी की जाएगी। नियम के अनुसार ऑटोमेटिक चालान का मैसेज मोबाइल पर आ जाएगा और जो चालान कटने की कॉपी है वो वाहन मालिक के पते पे भेज दिया जाएगा। बताया गया बिना हेलमेट से लेकर नाबालिग के वाहन चलाने तक अब जुर्माना देना होगा। नाबालिग के वाहन चलाने पर सबसे ज्यादा 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों फिलहाल तो ये इंतजाम बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा इंतजाम बिहार के और भी हिस्सों में हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक 4 साल की बच्ची से रेप करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के द्वारका नॉर्थ इलाके में 4 साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची ने इशारा कर घटना के बारे में परिजनों को बताया। परिवार वालों ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी को पकड़कर पुलिस को घटना की जानकारी दी है। पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 40 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक 40 साल के व्यक्ति ने एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के LG के एक नए बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने इशारों में केजरीवाल पे तंज कसा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि LG वीके सक्सेना ने अभी हाल ही में बीते रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि IIT डिग्री लेकर भी कुछ लोग अनपढ़ रह जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के LG का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी की वजह से ये माना जा रहा है कि दिल्ली के LG ने केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात उन्हीं के लिए कही है कि कई लोग IIT की डिग्री लेने के बाद भी
अनपढ़ रह जाते हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि एक छोटी से छोटी कंपनी में अगर कोई मैनेजर ढूंढा जाता है तो वो पढ़ा लिखा ढूंढा जाता है, लेकिन जो देश का मैनेजर है यानी कि प्रधानमंत्री, वो कितना पढ़ा लिखा है हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली कमेटी ने खुलासा किया है कि देश में रोजाना सामने आ रहे केसों में 38.2% केस XBB.1.16 ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से है। बताया गया ओमिक्रॉन का ये वाला वेरिएंट पिछले 2 वेरिएंट की तुलना में इंसानों में तेजी से फैलता है। इसकी वजह से अभी हाल ही में 10 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं इसी बीच दूसरी ओर बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की स्टडी में ये दावा किया गया है कि वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बनी थी जो कि कोरोना के कीटाणु से लड़ सके, उस पर पोल्यूशन का यानी कि प्रदूषण का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इसी वजह से उन लोगों को भी दोबारा कोरोना हो जा रहा है जिन्होंने वैक्सीन की डोज पूरी कर ली है। आसान शब्दों में कहें तो नई स्टडी में ये दावा किया गया है कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगा रखी है और सभी डोजें ले ली है, तो ऐसे में अगर किसी को दोबारा कोरोना हो जा रहा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो एंटीबॉडी बनी थी आपके शरीर के अंदर जो कि कोरोना के कीटाणु से लड़े, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा गया है कि इसका जिम्मेदार पोल्यूशन है, यानी कि अगर किसी ने कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज ले ली है तब भी उसे कोरोना हो जा रहा है, तो ऐसे मामलों में कई ऐसे मामले हो सकते हैं जिसके लिए ये माना जा रहा है कि वैक्सीन का असर पोल्यूशन की वजह से खत्म हो गया है। आइए दोस्तों आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट। जानकारी के मुताबिक देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5357 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक बार फिर से 11 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। आपको बता दें इससे पहले शनिवार को देश भर में कोरोना के 6155 नए मामले सामने आए थे, पर दोस्तों इसी बीच अच्छी बात ये रही कि 3726 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। वहीं अब अगर बात की जाए एक्टिव केसों की, तब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 32,814 है, यानी कि अब देश भर में इतने सारे कोरोना के मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 20 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। वैशाख अमावस्या पे होने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ये भी सिर्फ खगोलीय नजरिए से ही खास रहेगा। आसान शब्दों में कहें तो धार्मिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं होगा। यही वजह है कि इसका सूतक काल भी देश में नहीं माना जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जो भी सूर्य ग्रहण दुनिया के जिस भी हिस्से में दिखाई देता है तो वहाँ पे उसका सूतक काल लग जाता है, यानी कि सूतक काल के दौरान कई ऐसे काम होते हैं जिसे करना अपशगुन माना जाता है और कई ऐसे काम होते हैं जिसे करना शुभ माना जाता है। तो आने वाले 20 अप्रैल को इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसी की वजह से धार्मिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ईरान में महिलाओं को सजा देने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान में हिजाब के मसले पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। इस अनिवार्य ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को पकड़ने के लिए ईरानी अधिकारी सार्वजनिक जगहों पर CCTV कैमरे लगा रहे हैं। इसके जरिए हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें सजा दी जाएगी। हालांकि किस तरह की सजा दी जाएगी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, पर इस मामले में वहां की पुलिस ने कहा है कि महिलाओं की पहचान होने के बाद नियम का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी जाएगी। इस कदम का मकसद हिजाब कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोकना है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 16 सितंबर 2022 को महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। असल में बात यह है कि ईरान एक इस्लामी कंट्री है और ऐसा कहा जाता है इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य है। हालांकि इस मुद्दे पे कई बार बहस भी होती रही है। अब ईरान इस्लामी कंट्री है, इसी की वजह से वहाँ पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। हालांकि इसके बावजूद भी कई महिलाएं हिजाब पहनने के लिए तैयार नहीं है। इसी की वजह से वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अब तो जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों के सामने जैसे ही कोई ऐसी महिला सामने आएगी जिसने हिजाब नहीं पहन रखा होगा तो उसको पहले चेतावनी दी जाएगी। अगर वो चेतावनी पे नहीं मानेगी तो फिर उसको सजा भी दी जाएगी। बताया गया ये चेतावनी मैसेज द्वारा भेजा जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मोहन भागवत के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के बारे में गलत धारणाएं और विकृत जानकारी फैलाई जा रही है, यानी कि गलत जानकारी, बदनाम करने वाली जानकारी, ताकि उसे यानी कि भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन अगले 2 से 3 दशकों में यानी कि 20 से 30 साल में मोहन भागवत के मुताबिक भारत विश्व गुरु होगा। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सच में आने वाले 20 से 30 साल में अपना भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर। जानकारी के मुताबिक काफी दिनों से इंतजार के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हाल ही में बीते रविवार शाम को यूपी में हो गया है। बताया गया उत्तर प्रदेश में 2 चरण में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत 9 मंडलों में 4 मई को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में मेरठ, अयोध्या, कानपुर मंडल सहित 9 मंडलों में 11 मई को मतदान होगा। वहीं मतगणना 13 मई को होगी। बताया गया चुनाव का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर।
जानकारी के मुताबिक भारतीय मौसम विभाग ने बीते रविवार को कहा है कि अगले 3 से 5 दिनों के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। हालांकि फिलहाल इस अवधि के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू की स्थिति नहीं बनेगी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 5 दिनों के दौरान या ठीक 5 दिनों के बाद देश के कई हिस्सों में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये गर्मी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि लू की स्थिति पैदा हो जाए। आइए दोस्तों, अब मौसम की बात चली है तो इसी कड़ी में जान लेते हैं कि 10 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल बारिश को लेकर। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से भी कम यानी कि छींटे पड़ने की संभावना है। दोस्तों, अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है देश की वित्त मंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आधिकारिक दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हो गई है। वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की स्प्रिंग मीटिंग में शामिल होंगी। इसके अलावा वो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में भी शामिल होंगी। वो कई देशों के साथ इन्वेस्टर और बाइलेटरल मीटिंग भी करेंगी। बताया गया है ये सभी मीटिंग्स 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच होगी। आसान शब्दों में कहें तो देश की वित्त मंत्री लगभग एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पे गई हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कंगना रनौत को लेकर। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर इन दिनों लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं। वैसे करण जौहर को इंडस्ट्री का नेपोटिज्म का किंग भी कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों में करण पर कई आरोप लगाए गए हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी उन्हें किसी भी मामले पर घेरने से पीछे नहीं हटती हैं। बताया गया अभी हाल ही में इशारों में बिना नाम लिए करण जौहर ने एक शायरी के अंदाज में कंगना रनौत पर तंज कसा था। करण जौहर ने कहा था, लगा लो इल्जाम, हम झुकने वालों में से नहीं हैं, उठा लो तलवार, हम मरने वालों में से नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक अब इसी का कंगना रनौत ने करण जौहर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की है। इसमें लिखा हुआ है कि एक समय था जब चाचा चौधरी नेपो माफिया के साथ नेशनल टीवी पर मेरी बेइज्जती की थी क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी, पर आज इनकी हिंदी देख के ख्याल आया है कि अभी तो सिर्फ तुम्हारी हिंदी सुधरी है, आगे देखो होता है क्या। तो कुछ इसी तरह का तंज बिल्कुल साफ साफ करण जौहर पे किया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है जैकलिन फर्नांडिस को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से जैकलिन फर्नांडिस को फिर से खत लिखकर ईस्टर विश किया है। इसमें लिखा है, जब भी मैं टीवी पर ऐड देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आने लगती है। मैं उसके बाद सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक ने इस खत को जारी किया है। इसमें ठग ने लिखा है कि मैं तुम्हें इस ईस्टर के मौके पर काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। साथ ही उसने ये भी लिखा है कि अगला ईस्टर मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सचिन पायलट को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार पे सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलट ने बीते रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व CM वसुंधरा राजे के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। पायलट इसके विरोध में कल 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के अनशन की घोषणा के बाद कांग्रेस महासचिव और संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने बयान जारी कर CM अशोक गहलोत की तारीफ की है। सचिन पायलट ने कहा, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विपक्ष में रहते हुए हमने ये वादा किया था कि जांच कराई जाएगी। चुनाव में तो अब केवल 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। विरोधी भ्रम फैला सकते हैं कि कहीं कोई मिली भगत तो नहीं है, यानी कि कांग्रेस की पिछली सरकार के साथ। इसीलिए हमें जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनकी जाँच करानी चाहिए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को लेकर। जानकारी के मुताबिक राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से व्हाट्सएप पे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार करके उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल कर लिया है। सिरसा पुलिस का दावा है कि आरोपी प्रदीप ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस का गुर्गा बताकर फिरौती मांगी थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।